नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी टाइम्स। आज हम फिर एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिसे इस समय मध्य प्रदेश की जनता के अंदर उत्सुकता भी है और जानने की जिज्ञासा भी है कि आखिर मध्य प्रदेश से जो 7 बड़े उम्मीदवारों को उतारा गया है। बड़े से ऐसे आप समझ गए होंगे कि 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद, यानी 7 तो सांसद हैं और 3 केंद्रीय मंत्री हैं उनमें से, और एक प्रदेश महासचिव हैं, कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में होने क्या वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनमें से ये जो 7-8 जो प्रत्याशी हैं, इनमें से कौन चुनाव निकाल पाएगा और कौन चुनाव नहीं निकाल पाएगा, और ये हम गारंटी के साथ ये बताने वाले हैं कि किसका विधानसभा चुनाव निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको आखिर तक वीडियो को देखना होगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को हमारे चैनल को देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे मध्य प्रदेश चुनाव से लेके और राजस्थान चुनाव से लेकर के और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर के भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सतना जिले के सांसद जो हैं गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे और गणेश सिंह को अंदेशा भी था कि उनको टिकट मिल सकती है। कहां से मिलेगी, इस बात का जो जानकारी मिली वो टिकट मिलने के बाद ही पता चला। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि चित्रकूट विधानसभा से भी उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, मेयर से भी लड़ सकते हैं चुनाव। हालांकि अब ये सारी अटकलें दूर हो गई हैं और गणेश सिंह को सतना विधानसभा से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो आज हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो ये 7-8 सीटें हैं जिनमें ये प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनमें से सबसे अहम जो सीटें हैं वो हारने वाली सीटों का पहले जिक्र कर लेते हैं। तो गणेश सिंह चुनाव हारने वाले हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब बैठता हूं तो इस समय पेन और कागज लेके बैठता हूं और पूरी रिसर्च के साथ बैठता हूं, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करने के बाद बैठता हूं। तो आपको बता दूं, गणेश सिंह चुनाव हारने वाले हैं। उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी है, जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी, तो वही हाल मध्य प्रदेश की सतना विधानसभा का भी होने वाला है। तो सतना से सांसद गणेश सिंह इसलिए चुनाव हारेंगे कि वहां के जो बीजेपी के युवा नेता हैं रत्नाकर चतुर्वेदी सीवा कहलाते हैं, वो एकदम मुखर हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मैदान में उतर के भी चुनाव लड़ूंगा और गणेश सिंह को हराने की पूरी चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा। सिर्फ रत्नाकर चतुर्वेदी का नाम प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया है, इसलिए आपकी जानकारी में रत्नाकर चतुर्वेदी है, माफ कीजिएगा, नारायण त्रिपाठी का नाम सबसे ज्यादा इसलिए आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे जो अहम विधानसभा इस समय मैहर विधानसभा है, वो काफी चर्चा में रहती है, तो उसका नाम आ जाता है। खैर, अभी बात कर रहे हैं रत्नाकर चतुर्वेदी की। तो ये इसलिए इनका नाम आता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं, लेकिन पीछे से यानी बैकग्राउंड जो बैकफिट खेला जा रहा है वो शंकर लाल तिवारी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी नाम है कि वो भी बैकफुट से गेम खेल रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं। शंकर लाल तिवारी खुद विरोध में रहेंगे, रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा खुद कह रहे हैं कि चुनाव ही लड़ेंगे। तो ऐसे में ये मान लीजिए कि सतना विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं भी नोट डाउन करने के लिए बैठा हूं आज और नोट डाउन करके बैठा हूं। तो आप ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि सतना विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में नहीं जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरी विधानसभा जो सबसे अहम है और बड़ा चेहरा यानी सांसद को वहां भी चुनाव लड़वाया जा रहा है, सीधी विधानसभा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सीधी विधानसभा सीट भी बीजेपी के पाले में नहीं जाएगी, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो टिकट में, क्योंकि अभी आशंका ये भी है कि शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का वो इस पर अध्ययन कर रहा है और ये चीजें वहां तक पहुंचाई जा चुकी हैं कि इन विधानसभा सीटों में बहुत लड़ाई है, आपसी रंजिश है और आपसी गुटबाजी है, जिसकी वजह से चुनाव नहीं निकल सकता है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो अभी जब तक अगर ये प्रत्याशी रहेंगे तो हम आपको बता दें, रीति पाठक सीधी से सांसद हैं और सीधी विधानसभा का टिकट उन्हें थमा दिया गया है। उसके बाद उनका हालांकि यह भी कहना था कि अगर पार्टी ने हमें, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमको टिकट दिया गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे चुनाव जीतने की। और रही बात केदारनाथ शुक्ल, जो वो दावा कर रहे थे कि रीति पाठक मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा हारने वाली जो प्रत्याशी होंगी, सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाली प्रत्याशी होंगी, वो रीति पाठक होंगी। बीजेपी से ही हैं वो, पूर्व विधायक रहे हैं, विधायक अभी वर्तमान में विधायक हैं वो, और उन्होंने दावा किया है कि रीति पाठक चुनाव हारेंगी। तो आप समझ लीजिए कि जो एक मजबूत और कद्दावर नेता हैं केदारनाथ शुक्ल, उसके बाद वो दावा कर रहे हैं।
तो इसके मायने आप खुद ही लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। हालांकि वहाँ आपसी लड़ाई और भी है, जिला अध्यक्ष जो थे उनके प्रति भी कुछ चीज़ें हैं। हालांकि ये बहुत बड़े पैमाने पे बड़े मसले हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है सीधी विधानसभा में रीति पाठक को चुनाव ना निकलने का, तो वहाँ के वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी से केदारनाथ शुक्ल बनेंगे। और ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि सीधी विधानसभा सीट हारने वाली है बीजेपी। तो आप ये लिख लीजिए कि दो सांसद जो थे, एक सतना से सांसद गणेश सिंह और दूसरे सीधी से सांसद रीति पाठक हैं, ये दो चुनाव हारने वाली हैं, 2 सीटें हारने वाली। अब तीसरी सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। जबलपुर से दिया गया है, जबलपुर पूर्व या पश्चिम कोई विधानसभा, मुझे याद नहीं है ये चीज़, लेकिन जबलपुर की जो विधानसभा है वहाँ से दिया गया राकेश सिंह, वहाँ सांसद हैं। राकेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, गणेश सिंह के जैसे ही वो भी सांसद हैं। लेकिन जो उनके विपक्ष में कांग्रेस से प्रत्याशी रहेंगे वो हैं तरुण भनोत। जी हाँ, ये चेहरा माना जाना चेहरा है। कमलनाथ की सरकार आई थी, 15 महीने की सरकार में वित्त मंत्रालय का उन्हें प्रभार दिया गया था। वित्त मंत्रालय जिन्होंने संभाला है वो नेता है उनके विपक्ष में, और वो नेता इतने आसान नहीं है। कहते हैं जबलपुर में अगर लड़ना है किसी से, तो अगर जो तरुण भनोत से चुनाव जीत जाए उसकी वाह वाह है, वो बल्ले बल्ले, वो लोकसभा नहीं राज्यसभा नहीं, वो कहीं से भी चुनाव जीत सकता है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत कट्टर जो वो है नेक टू नेक वाला मुकाबला है। तो ये समझ लीजिए कि ये राकेश सिंह, वहाँ की जनता तो कह रही है कि राकेश सिंह चुनाव हार जाएंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तरुण भनोत अपने आप में बहुत बड़े और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ की सीट ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरी सीट बीजेपी की जो सांसद हैं उनका हम गिना रहे हैं, 3 सीट ये हारने वाली है, तय कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि मैं कोई फेकमबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए, ना कोई न्यूज़ फॉर्मेट में मैं आपको न्यूज़ सुनाने आया हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन 7-8 सीटों में से कौन प्रत्याशी जीतने वाला है और कौन नहीं, कौन जीत सकता है कौन नहीं। तो ये 3 सीटें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप नोट डाउन कर लीजिए, बीजेपी हारने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये 3 सीटें तो आप देख ही लिए हैं। चौथी सीट, अब चौथी सीट का जिक्र कर लेते हैं। तो चौथी सीट वही है जिसका इस समय चर्चा भी है, और काफ़ी चर्चा भी है। चर्चा दरअसल ये है कि इंदौर से जो प्रत्याशी बनाए गए, इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से प्रत्याशी बनाए गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। जैसे ही उनको प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद से उनके बयान आपने सुने होंगे, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार जिक्र कर ही देता हूँ। उन्होंने गणेश जी के पंडाल के सामने गणेश जी के ऊपर कहा कि गणेश जी के तरफ मैं हाथ करके कह रहा हूँ कि मुझे प्रत्याशी बनाया गया, इससे मैं खुश नहीं हूँ और मैं ना चुनाव लड़ना चाहता था। मैं तो बड़ा नेता हो गया हूँ, 4-5 सभाएं करना चाहता था हेलीकॉप्टर से, और 2-3 सभाएं कार से करने वाला था, और लोगों के अब मैं हाथ जोड़ने वाला नेता नहीं रह गया हूँ। तो आप खुद समझ जाइए कि जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं लोगों के, जनता के हाथ जोड़ने वाला नेता नहीं रह गया हूँ, उसके बाद जनता उनका क्या हासिल करने वाली है। और इसलिए हम ये नहीं करें कि जनता उनका क्या हासिल करने वाली है। विपक्ष में जो नेता है, जो प्रत्याशी है, वो कोई आम प्रत्याशी नहीं है। संजय शुक्ला वो प्रत्याशी है जिसके पिताजी ने ही कैलाश विजयवर्गीय को कैलाश विजयवर्गीय बनाया। वहाँ बीजेपी के नेता थे विष्णु प्रसाद शुक्ला, और वो कैलाश विजयवर्गीय को कैलाश विजयवर्गीय बनाने वाले थे। तो ऐसे में बहुत आसान चुनाव नहीं होने वाला है यहाँ का। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से, इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय ने यह सब चीज़ें कह दी हैं ताकि अगर बाद में चुनाव हारते हैं तो वो ये कह सकें कि मेरा तो मन ही नहीं था, मेरा तो मूड ही नहीं था, वो पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया तो मैं मैदान में उतर गया, ना ही मैं एक्टिव था। तो चुनाव हारने के पीछे अपने आप को बचाव वो अभी से कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो ये मान लीजिए 4 सीटें हारने वाली हैं, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। 4 सीटें हारने वाली हैं बीजेपी, और 8 की हम बात करने वाले हैं, तो ये 4 हारने वाली। फिर अब आती है नरसिंहपुर विधानसभा। नरसिंहपुर विधानसभा से प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया है, जो कि 5 बार से सांसद हैं। ये थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि इससे पहले जो वहाँ के अभी वर्तमान में विधायक हैं जालम सिंह पटेल हैं, उन्हीं के भाई हैं, प्रहलाद पटेल के भाई हैं, और 15,000 मतों से वो चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रहलाद पटेल को भी चुनाव जनता वहाँ की जिता दे। बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि जालम सिंह पटेल इस बार जब जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया है प्रहलाद सिंह पटेल को, उससे बाद वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। मीडिया उनसे बात करना चाह रही है, उनका रिएक्शन जानना चाह रही है, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी चीज़ें चल रही हैं, और ये वो अभी मुखर नहीं हो रहे हैं अब। लेकिन आगे टाइम आने पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर जालम सिंह पटेल का क्या रोल है इसमें। अगर उनका भी कुछ कहानी हुई, अंतरूनी उन्होंने कुछ चीज़ें की, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सीट हो सकता है कि प्रहलाद पटेल निकाल लें, क्योंकि बीजेपी की ही सीट है और अच्छी सीट है, तो हो सकता है निकाल लें। फिर बात आती है
अंगली फग्गन सिंह कुलस्ते की, ये निवास मंडला की सीट है, मंडला जिले की निवास विधानसभा, वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। 6 बार से सांसद हैं, तो वहां हालांकि इनकी थोड़ी बहुत पकड़ है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो हो सकता है कि ये चुनाव निकाल लें, लेकिन अभी कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि कांग्रेस से वहां जो प्रत्याशी हैं वो कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ। तो हो सकता है कि टक्कर वहां पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव एक अलग तरीके से लड़ा जाता है, लोकसभा का चुनाव एक अलग तरीके से लड़ा जाता है। लोकसभा का जो चेहरा होता है वो प्रधानमंत्री के जो दावेदारी होती है उसके बिहार पे चुनाव लड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चेहरा की बात आती है वो भी अहम रोल होता है। तो वहाँ पे मोदी जी के नाम पे भी चुनाव जीतते रहे पिछले दो बार से, तो इस बार विधानसभा का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर अब अगले चुनाव की बात कर लेते हैं, अगले सीट की बात कर लेते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को अगर प्रत्याशी बनाया गया है तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे बड़ा चेहरा जो मुख्यमंत्री की दावेदारी का है वो नरेंद्र सिंह तोमर का है। और नरेंद्र सिंह तोमर को अगर प्रत्याशी बनाया गया है तो उसके पीछे यही वजह है कि अगर सरकार बनती है तो नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए आप कि नरेंद्र सिंह तोमर ही मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की ये रणनीति है, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी नेता मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है। हालांकि ये तो अभी कह पाना बिल्कुल ही टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन काम है, और ये 5 उंगली अभी कांग्रेस की घी में दिखाई देती हैं, लेकिन अभी कुछ कहने वाली बात नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना बात आप नोट कर लीजिए कि जो दिमनी विधानसभा इनको दी गई है नरेंद्र सिंह तोमर को, वो इतना आसान नहीं है। हालांकि ये केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ के लोकप्रिय नेता भी हैं, उसके बावजूद भी अगर इतने ही लोकप्रिय नेता होते तो मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से इनको टिकट दिया गया है, तो मुरैना जिले में महापौर इनकी पार्टी का नहीं बना है। जी हाँ, चुनाव हुए थे और महापौर कांग्रेस पार्टी का बन गया। इन्होंने पूरा प्रयास किया था, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का वहाँ महापौर यानी मेयर बन गया था। तो ऐसे में दिमनी विधानसभा भी इतनी आसान सीट नहीं होने वाली है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है मतलब आप ये मतलब मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ, कोई फेक नहीं रहा हूँ चीज़ें, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही कठिनाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है इस समय वो काफ़ी दयनीय है, और ऐसे में दयनीय बनाने वाले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं और शीर्ष नेतृत्व खुद है, क्योंकि उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था जो कदम उन्होंने उठाया है। हालांकि ये कदम क्यों उठाया है क्यों नहीं उठाया है ये तो वही जाने, लेकिन इन 7-8 प्रत्याशियों का भविष्य वो चौपट करने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर हारते हैं और फिर बाद में अगर गलती से नहीं लोकसभा का टिकट पकड़ाया जाता है या पकड़ाया जाएगा तो हो सकता है कि लोकसभा में भी करारी शिकस्त मिले। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी मध्य प्रदेश के चुनाव की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस बहुत ही आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ने वाले नेता निकले हैं, चाहे वो छोटी से छोटी विधानसभा की बात क्यों ना कर लें, बड़ी से बड़ी विधानसभा की बात क्यों ना कर लें। और ऐसे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, 2 कदम आगे ही दिख रही है। और आने वाले टाइम में क्या बदलाव हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का फायदा मिलेगा बीजेपी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोगों को ये जानकारी है कि जैसे ही सरकार जाएगी, सरकार रहने तक तो वैसे भी लाडली बहना योजना का फायदा मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही सरकार जाएगी, कोई भी सरकार आएगी, कांग्रेस आए भारतीय जनता पार्टी आए, किसी के पास बजट नहीं है इन योजनाओं को जारी रखने का। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में आपको ये चीज़ भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। शिवराज सिंह का चेहरा हटाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो ये आप 100% मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। इस बार शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखा के हो सकता है कि चुनाव होने तक ये चीज़ें ना क्लियर की जाएं, लेकिन चुनाव होने के बाद अगर पार्टी सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो नरेंद्र सिंह तोमर का सबसे मजबूत चेहरा हो सकता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन शिवराज सिंह का चेहरा नहीं होगा। और आपको जो हमने रिसर्च बताई, जो वीडियो में हमने आपसे बातें की, अगर वो चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको ये रिसर्च करने पर और बाकी चीज़ें करने के लिए मजबूत बनाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें,